हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स के इनसाइटिव सॉल्यूशंस। इसके पहले वाली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल देखे थे। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जाएंगे हम लोग, और लास्ट क्वेश्चन तक के जवाब देखेंगे। और आई होप आप सभी ने बायोमोलिक्यूल्स का वन शॉट वीडियो तो देखा ही होगा, जो हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने बनाया, और आपके कॉन्सेप्ट एकदम रॉक सॉलिड पक्के हुए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट पहले से ही बहुत अच्छे हैं तो देर किस बात की, चलो शुरू करते एंड लेट्स रॉक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप। ओके, तो इन दो वर्ड्स में ना काफी कंफ्यूजन होता है, थोड़े फंस जाते हो आप शायद। मतलब काफी सिंपल से टर्म्स है, पर दिमाग सोचने लगता है कि एसेंशियल नॉन एसेंशियल मतलब क्या। तो देखो, एसेंशियल मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमें जरूरी है। अगर आप समझो, आप घर में कुछ चीज बना रहे हो, ओके, तो आप तो खुद से ही बना रहे हो, तो क्या वो आपको जरूरी है? फिर क्या वो आपको बाहर से लेके आनी पड़ेगी? नहीं। तो इसका मतलब जरूरी चीजें हमें बाहर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे घर में नहीं बन रही है। सेम ही चीज है, हमारे बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड्स नहीं बन रहे हैं वही तो हमें लगेंगे डाइट से। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, राइट। तो बस एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसीलिए हमें जरूरत है उनकी। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब, अब तो आपने खुद ही दिमाग लगाया होगा, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, राइट। तो इसीलिए हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत नहीं, इसीलिए नॉन एसेंशियल, खत्म। अब एसेंशियल अमीनो एसिड में एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो इसमें वैलीन है इसका एग्जांपल, और ल्यूसीन भी है, आइसोल्यूसीन भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल की तरफ, इन तीनों को। ओके, जो एसेंशियल है, जो नॉन एसेंशियल है, ओके, जो हमें जरूरी नहीं है, ओके, इनके एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो एकदम सिंपल सा, एकदम प्यारा सा ग्लाइसिन, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर वाला, ओके, उसका ही भाई ले लो एलेनिन। ओके, तो ये दोनों भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, हमारा बॉडी एकदम अच्छे से बना लेता है इन्हें। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू प्रोटीन्स। फर्स्ट, पेप्टाइड लिंकेज। ओके, तो पेप्टाइड लिंकेज दो अमीनो एसिड्स जो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब कितना आसान है, देखो, ये जो दो अमीनो एसिड्स होंगे, इनमें से एक अमीनो एसिड जो है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा जो अमीनो एसिड है उसका अमाइनो ग्रुप, ओके, इनका मिलन होगा। जब इनका मिलन होगा तब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, भाग जाएगा। कैसे भाग जाता है? देखो, सिंपल सी चीज है, यहाँ पर NH2 जो है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसे, तो यहां से एक हाइड्रोजन और इस कार्बोक्सिल ग्रुप का OH ग्रुप, दोनों बोलेंगे चलो दोस्ती कर लेते और भाग जाते वाटर मॉलिक्यूल की मदद से, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बन के भाग जाते, तो ये लोग ऐसे निकल जाते। तो होगा क्या, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और ये जो बचा हुआ NH है, ये जुड़ जाएंगे, और इसी को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसे हम लोग अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर को। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर, जिसमें अमीनो एसिड जो होंगे, समझ लो मैं ए ही लिख रहा हूं सिर्फ अमीनो एसिड के लिए, ये एक दूसरे के साथ लिंक होंगे, ओके, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। अब किससे जुड़ेंगे? हम लोग ने अभी अभी देखा, पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेंगे, राइट। ऐसे एकदम अच्छे से जुड़ेंगे और स्पेसिफिक सीक्वेंस में, ओके, कैसे भी नहीं आड़ा टेढ़ा, कोई भी आके किसी के साथ मिल गया ऐसे नहीं, स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ेंगे और बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड की चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ के, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, राइट, एकदम सिंपल भाषा में। अब डीनेचुरेशन, अब जो भी प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? तो डीनेचुरेशन मतलब देखो, नेटिव प्रोटीन जो होता है
ओके, अब ये क्या है नई चीज यार, अब इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। अब नेटिव प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसके पास यूनिक 3D स्ट्रक्चर है। ओके, और ये बायोलॉजिकली एक्टिव भी है। ओके, कहां पर? बायोलॉजिकल सिस्टम में। ओके, लिविंग सिस्टम में इनके पास 3D स्ट्रक्चर है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव भी है। ऐसे प्रोटीन्स को हम लोग नेटिव प्रोटीन कहते हैं। और ये नेटिव प्रोटीन्स को अगर हम लोग सब्जेक्ट करेंगे टू हाई टेम्परेचर, या फिर हम लोग सब्जेक्ट करेंगे टू चेंज इन टेम्परेचर, ओके, या फिर चेंज इन पीएच, ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, हम लोग इनको सब्जेक्ट करेंगे किसी फिजिकल चेंज को जैसे कि टेम्परेचर, या फिर किसी केमिकल चेंजेस के थ्रू लेके जाएंगे हम इन नेटिव प्रोटीन्स को जैसे कि पीएच। ओके, तो क्या होगा, इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, ओके, इन नेटिव प्रोटीन्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है जिनकी वजह से इनके स्ट्रक्चर्स मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से जुड़े हुए हैं, इंटैक्ट है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे। और फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बचेगा इंटैक्ट। ओके, अब इस पूरे चक्कर की वजह से हो क्या रहा है मालूम है, ये जो नेटिव प्रोटीन था जो बायोलॉजिकली एक्टिव था ये बन जाता है बायोलॉजिकली इनएक्टिव। मतलब ये इसका खुद का कर्म ही भूल जाता है, क्या करूं मैं, दिशाहीन हो गया प्रोटीन, राइट। अब इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो इसका एग्जाम्पल को तो आप तो अगर रोज अंडे खाते होगे तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हम लोग अंडे उबालते हैं तो जो एग व्हाइट होता है, जो लिक्विड होता है, राइट, अंडे के अंदर, पर बॉईल करने के बाद ये एग व्हाइट एकदम सॉलिड हो जाता है। यही एग व्हाइट क्या दिखाता है, डीनेचुरेशन। जो एग व्हाइट होता है वो प्रोटीन होता है, हम लोग बॉईल करते हैं, देखो फिजिकल चेंज को उसको लेके गए, मतलब फिजिकल चेंज कर दिया उसके साथ, तो टेम्परेचर चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो डीनेचर हो गया पूरा प्रोटीन। अब पीएच का जैसा आप दही तो खाए होंगे, तो कर्ड में भी जो दूध है, तो दूध से कर्ड बनता है, राइट। तो दूध में जो बैक्टीरियाज होते हैं ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने से क्या होगा, पीएच चेंज होगा, खत्म। तो पीएच के चेंज की वजह से जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है खत्म, वो डीनेचर हो जाता है, डीनेचर होके कर्ड बन जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब देखो प्रोटीन्स जो है हम लोग ने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये पॉलीपेप्टाइड चेन में एग्जिस्ट कर रहे थे। अब यही पॉलीपेप्टाइड चेन जिस शेप में एग्जिस्ट करती है उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, तो ये दो टाइप के शेप्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब दो स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करती है, इन्हीं को हम लोग को पढ़ना है अभी। तो देखो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ओके, अब इसमें पहले हम लोग देखेंगे अल्फा हेलिक्स को। तो इन सबसे पहले देखते हैं कि दोनों भी स्ट्रक्चर्स में होता क्या है। ओके, तो दोनों भी स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके, किनके बीच, ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और NH ग्रुप है, ओके, ये दोनों ग्रुप के बीच में जो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड में, राइट। हम लोग ने अभी देखा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है। तो जो पेप्टाइड लिंकेज है हमारा, इनमें जो कार्बोनिल ग्रुप है और NH ग्रुप है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दोनों भी स्ट्रक्चर्स में। अब दोनों में स्ट्रक्चर्स में फर्क कितना ही है कि ये जो शेप में एग्जिस्ट कर रहा है ये थोड़ी अलग है। देखो ये अल्फा हेलिक्स शेप में एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये देखो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये एडजेसेंट है इस NH ग्रुप को। ओके, मतलब एडजेसेंट टर्न पर है। देखो ये एक टर्न है, ये एडजेसेंट टर्न पर जो कार्बोनिल ग्रुप है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है उसके एडजेसेंट टर्न वाले NH ग्रुप के साथ। ओके, तो ये होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में। यहां पर देखो बीटा प्लीटेड शीट में जो हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स है उनको एकदम मैक्सिमम एक्सटेंट तक खींचा जाता है, एकदम जोर से एकदम खींच लेंगे इनको, और फिर बाद में क्या करेंगे, इनको ऐसे सजा देंगे एकदम साइड बाय साइड। जैसे कि ये देखो एक चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इसको सजा दिया, एकदम ऐसे लगा दिया बाजू में दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के ऐसे, क्योंकि ये वाली को इसके बाजू में। और फिर क्या होगा, फिर दोनों बोलेंगे चलो हैंडशेक कर लेते हैं। तो यही हैंडशेकिंग हो रही है इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनके। देखो यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, इस चेन का ये दूसरे वाले चेन के जो NH ग्रुप है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो O और H के बीच में। ओके, अब ये कार्बोनिल ग्रुप देखो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का है और इस पेप्टाइड लिंकेज का पार्ट है। ओके, इस पेप्टाइड लिंकेज का C डबल बॉन्ड O NH। ये पॉलीपेप्टाइड चेन में देखो ये जो NH ग्रुप है ये इस पेप्टाइड लिंकेज का पार्ट है, देखो C डबल बॉन्ड O NH।
तो ये पेप्टाइड लिंकेज कि जो कार्बोनिल ग्रुप और NH ग्रुप इनके बीच में ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और कुछ ऐसा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी नहीं हम लोग बीटा प्लीटेड शीट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो कुछ ऐसे ड्रेपरी तो आपको पता ही होगी, तो ड्रेपरी के ऊपर जो प्लीटेड फोल्ड होते हैं कुछ ऐसे ही इनका स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए बीटा प्लीटेड शीट इनका नाम रखा गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अभी अभी हम लोग ने एकदम इन डेप्थ देखा था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा है प्रोटीन का, राइट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, उनमें कौन सी बॉन्डिंग देखी थी हम लोग ने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, इसके जो एडजेसेंट टर्न पर जो NH ग्रुप है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और ये दोनों भी जो है, ओके, कार्बोनिल ग्रुप और NH ग्रुप हम लोग ने देखा ये कहां पर है, पेप्टाइड बॉन्ड्स में है, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये स्टेबलाइज कर रही है प्रोटीन के अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को। चलो दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। एकदम मजेदार चीज है, देखो इनके नाम में थोड़ा आंसर छुपा हुआ है। देखो ग्लोब्यूलर और फाइब्रस, तो ये होंगे फाइबर लाइक, राइट, ये होंगे ग्लोब्यूल लाइक, कुछ स्फेरिकल, राइट। यही इनका पहला डिफरेंस है। अब ये कैसे बन रहे स्फेरिकल और कैसे बन रहे फाइबर लाइक, इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, देखो ये जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं इनके जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये ऐसे पैरेलली अरेंज्ड है, ऐसे। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ती है, ओके, ये इसके साथ जुड़ेगी, ये इसके साथ जुड़ेगी, ये इसके साथ जुड़ेगी, और कैसे जुड़ते हैं, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड्स से भी, ओके। तो इनसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब आप ही देखो ये इससे जुड़ेगी, ये इससे जुड़ेगी, ये इससे जुड़ेगी, ऐसे जुड़ते जाएंगे तो पूरा का पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग फाइबर जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर फाइबर जैसा होता है। और ये कैसी होती है, इनके जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है ना, ये बोलती है यार हम लोग को ऐसे पैरेलली नहीं अरेंज होना है, हमको ऐसे जुड़ना नहीं है, हम लोग एकदम अपने मन के मालिक है, हम लोग ऐसे एकदम ऐसे कॉइल हो जाएंगे, ऐसे कॉइल हो जाते कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनने के लिए, ओके। तो ये ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते कॉइल होके इनके पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ओके, ऐसे एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे कॉइल हो जाएंगी, तीसरी वाली आ गई ऐसे कॉइल हो गई, ऐसे, ओके। अब ये जनरली होते हैं सोल्यूबल, किसमें सोल्यूबल होते हैं, पानी में, और ये तो होते हैं भैया इनसोल्यूबल, ओके, पानी में तो सोल्यूबल होते नहीं है। एग्जांपल की मदद से आपको समझ में आएगा, देखो केराटिन जो हेयर का जो प्रोटीन है, ओके, या फिर मायोसिन ये मसल में पाया जाता है, ओके। तो ये फाइबरस प्रोटीन्स है दोनों भी, ओके, ये दोनों भी इनसोल्यूबल है पानी में। यहां पर देखो सोल्यूबल के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल देखते हैं तो एल्बुमिन और इंसुलिन, ओके, ये पानी में सोल्यूबल है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड। अब ये है थोड़ा मजेदार सवाल, ओके। अब बताएंगे हम लोग अमीनो एसिड कैसे एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, बेस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, मतलब बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे भाई, क्योंकि ये जो अमीनो एसिड है ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस, ओके। अब ज्विटर आयन में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसी से हम लोग बता देंगे कि कैसे ये बिहेव कर रहे हैं। देखो ज्विटर आयंस मतलब ये ऐसे, ओके, हम लोग ने ये COO माइनस और NH3+, ये होता है ज्विटर आयन, ओके। दोनों भी चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा बेचारा पर डाइपोलर है, ओके। अब कैसे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो मैंने अगर ये RCH ऐसे ले लिया, NH3+, ओके, COO माइनस, तो जब एसिडिक ग्रुप होंगे, मतलब जब एसिड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तब क्या होगा, सॉल्यूशन में H+ आयंस होंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, H+ आयंस को ऑक्सीजन खा लेगा, ले लेगा, चलो मेरे पास आ जाओ, तो बनेगा क्या, देखो ऐसा कुछ बन जाएगा, RCH COOH बन जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा NH3+, ओके। अब बेसिस के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है, कुछ ऐसे, सेम हम लोग ने ज्विटर आयन ले लिया। अब जब हम लोग बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, OH- आयंस है, करेक्ट। तो ये OH- आयंस को क्या करेगा, ये जो हमारा NH3 है ये बोलेगा कि यार मैं H+ आयंस का दान कर देता हूँ, ओके। तो ये H+ आयंस का दान कर देगा, ये OH- आयंस के साथ मिलेंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये COO- के ऊपर माइनस चार्ज रह जाएगा, ये NH2 तो बेचारा पहले जैसा हो जाएगा, ओके, और वाटर निकल जाएगा, ओके, प्लस वाटर। अब ये हो क्या रहा है यार, क्यों मतलब ये रिएक्ट कर रहे, क्यों ऐसे कैसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, क्योंकि ना इनको देखा नहीं जाता सॉल्यूशन का pH ऑल्टर हो रहा है,
राइट, क्योंकि जब हम लोग एसिड डाल रहे तब सोल्यूशन का पीएच ऑल्टर हो रहा है, तो ये ऑल्टर हो रहा है इसलिए क्या कर रहे हैं यार, पीएच को मेंटेन करना है, पीएच को मेंटेन करना है, ऐसे बोलेंगे अमीनो एसिड, तो क्या करेंगे, ये बोलेगा कि यार मेरे ऑक्सीजन तू ले ले, चलो ऑक्सीजन ले ले तो H+ आयन को अपने पास और COH बना दे, ऐसे मेंटेन करूंगा मैं पीएच का सॉल्यूशन, ऐसे बोलेगा अमीनो एसिड। यहाँ पर अमीनो एसिड क्या बोलेगा, ये जो OH- आयंस है इसको बोलेगा यार तू NH3+ तेरा H+ आयंस दे दे, तो ये OH- आयंस के साथ मिलेंगे, वाटर बना देंगे, तो ये OH- आयंस को हटा देना है, इन्हें अमीनो एसिड्स को ये OH- आयंस को हटा देना है, तो इनको ये H+ आयंस के साथ जोड़ रहे, सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन कर दिया। यहाँ पर H+ आयंस को हटाना है तो इन्होंने H+ आयंस को ले लिया, डोनेट मतलब खुद के पास ले लिया और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो इस तरीके से इनको पीएच मेंटेन करना है सॉल्यूशन का, इसीलिए ये रिएक्ट करते हैं दोनों एसिड और बेसिस के साथ। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट आर एंजाइम्स? ओके, तो बहुत पढ़ा है एंजाइम्स के बारे में हम लोग ने अभी तक, अब एकदम लास्ट वाले चैप्टर तक आ गए हम लोग, केमिस्ट्री के बायो में भी पढ़ा होगा आपने, राइट। तो एंजाइम्स मतलब सबको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, राइट। तो उसी से शुरुआत करेंगे हम लोग, एंजाइम्स तो होते ही है प्रोटीन्स, राइट। मोस्टली कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, राइट, ये हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है, तो ऐसे लिंक करना है चीजों को दिमाग में। तो अब आते हैं फिर से प्रोटीन्स पर। तो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिंथेसाइज करते हैं, ओके, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह, ओके, ये सिंथेसाइज करते हैं इन्हें, और ये काम क्या करते हैं एंजाइम्स, दे एक्ट एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स, तो इन्हें ही कहते हैं एंजाइम्स, ऐसे प्रोटीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं और जो काम करते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स का। बायोकेमिकल कैटलिस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई सारे ढेर सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम एंजाइम करती है, इसीलिए उनको बोलते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स। ओके, एग्जांपल में देखेंगे तो हम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे डाइजेशन, मुंह में हम लोग ने निवाला रखते ही क्या होता है, राइट, रोटी होती है, तो हमारे रोटी में क्या होता है, स्टार्च। अब ये स्टार्च फटाक से कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, राइट, और ये माल्टोज में कन्वर्ट कौन करता है, ये जो हो रहा है, ये स्टार्च से माल्टोज ये जो बन रहा है, ओके, ये तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, पर ये कर कौन रहा है, सलाइवरी अमाइलेज, राइट, यही तो पढ़ के बड़े हो गए हम लोग। तो ये सलाइवरी अमाइलेज क्या है, एंजाइम है, ओके। कौन बनाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स बनाते हैं, राइट, हमारे सलाइवा में होता है। ये माल्टोज आगे जाके ग्लूकोज बनता है, ये हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा है, कौन सा एंजाइम इनको कन्वर्ट करता है, मतलब कौन सा एंजाइम ये हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है इसको कैटालाइज करता है, माल्टेज, राइट। और भी कई सारे एग्जांपल्स है, ऐसे याद रखो कि चलो यही जो ग्लूकोज होता है, ओके, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल में, राइट, ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये कौन करता है, ये करता है जाइमीज। तो देखो कितना बड़ा काम कर रहे हैं एंजाइम्स, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एंजाइम्स का हमारी बॉडी में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ओके। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। What is the effect of denaturation on the structure of proteins? ओके, तो हम लोग ने डीनेचुरेशन तो अच्छे से देख लिया प्रीवियस सवाल में, तो उसमें हम लोग ने क्या की पॉइंट देखा था, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी वहां पर, कि डीनेचुरेशन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे थे, राइट। अब आप ही सोचो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूटेंगे तो हम लोग ने ये भी देखा था कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये भी नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। जिसके एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर ये अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, राइट। अब इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आपको, राइट। अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही टूट जाएगी, ऐसे सभी कार्बोनिल जो ग्रुप है और NH ग्रुप है इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, तो क्या हो जाएगा, ये जो हेलिक्स है ये अनकॉइल हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट चेन की तरह बन जाएगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो ये बंधा हुआ है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे शेप में, ये इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने पकड़ के रखा है एडजेसेंट टर्न्स को एकदम एक दूसरे के ऊपर ऐसे, तो ये टूट गया तो जो हेलिक्स है वो अनकॉइल हो जाएगा, राइट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो नष्ट हो गया, राइट। इसी तरह से ऐसी टर्शरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसे डिस्ट्रॉय हो जाते, ओके। तो बचेगा क्या, सिर्फ एकदम सिंपल पॉलीपेप्टाइड वाला चेन, राइट। तो यही होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, ओके। ये होता है इफेक्ट डीनेचुरेशन का प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाउ आर वाइटामिन क्लासिफाइड? नेम द वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, चलो तो वाइटामिन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर या फिर फैट, राइट। तो दो टाइप्स में हम लोग ने क्लासिफाई कर दिए, ओके। अगर ये वाटर में सोल्यूबल है तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन, और अगर ये फैट में सोल्यूबल है तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन, सिंपल सी बात है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन की तरफ। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन इनकी
ड्रॉबैक क्या है कि ये वाटर में सोल्यूबल है, इनकी मतलब खासियत यही है, पर ड्रॉबैक भी यही है क्योंकि ब्लड में ये सोल्यूबल हो जाते हैं, राइट। ब्लड में तो बहुत सारा % में वाटर ही होता है। अब ब्लड में सोल्यूबल हो जाते हैं तो ये क्या होता है, फिर किडनी में जब ये ब्लड जाता है तब ये किडनी जो होती है हमारी, ये फिल्टर नहीं कर पाती इन विटामिन को, तो यूरिन से ये निकल जाते हैं, राइट। थ्रू यूरिन ये एक्सक्रीट हो जाते हैं और इसी के वजह से हमें रेगुलर इंटेक लेना चाहिए वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलरली इंटेक नहीं लेंगे तो बॉडी में से विटामिन, जो वाटर सोल्यूबल वाले विटामिन है, ये निकलते चले जाएंगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बस देखो नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, अब पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट है, हमें रेगुलरली इनका इंटेक लेना है, तो बस पता चले आपकी कौन से विटामिन है, बस, राइट। तो कौन से विटामिन है, विटामिन बी और सी, ओके। अब ये जो एक्सक्रीट हो जाते हैं, ओके, ये स्टोर नहीं किए जाते बॉडी में, इनमें एक एक्सेप्शन है। तो विटामिन बी में ही जो B12 है, लास्ट वाला भाई इनका, ओके, ये बॉडी में स्टोर किया जाता है, ओके। यही सिर्फ एक्सेप्शन है, बाकी के सारे विटामिन बी वाले जो टाइप्स है और विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, ये स्टोर नहीं होते, ओके। तो सारे बाकी के कौन से होते हैं, विटामिन बी में होता है 1 2 3, 4 को ओमिट कर दो, 5 6 7, फिर 8 को ओमिट कर दो, फिर आएगा 9 और 12, राइट। तो ये होते हैं 8 विटामिन बी, विटामिन सी, ओके, हो गया, वाटर सोल्यूबल हो गया। अब आते हैं फैट सोल्यूबल की तरफ। तो ये फैट में सोल्यूबल होते हैं, राइट, और ये स्टोर किए जाते हैं बॉडी में। कहां पर स्टोर होते हैं, लिवर में स्टोर होते हैं, ओके। एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, एडिपोज टिश्यू मतलब फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, ओके। अब बस पता चले अब ये कौन से हैं, तो ये होते हैं ADEK, ओके, ऐसे याद रखो ADEK। BC तो गायब हो गया बीच में, AC, राइट। तो A के बाद BC गायब, फिर DE और फिर लास्ट में K। अब पूछा क्या है कि कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, देखो यहां पर के, कोएगुलेशन का के मतलब साउंड में देखो, कोएगुलेशन के, और विटामिन के ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ओके। अब ये मिलता है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, मतलब पूछा तो नहीं है पर बता इसलिए रहा हूं क्योंकि विटामिन के चाहिए हमारे बॉडी में, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा जल्दी, राइट। और ये मिलता है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, तो इसीलिए खाओ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खाओ, राइट। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाई आर विटामिन ए एंड विटामिन सी एसेंशियल टू अस, गिव देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेस, ओके। तो इंपॉर्टेंस इनका समझना है तो किस चीज के लिए, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट के लिए इनका होना जरूरी है, राइट, ये समझना होगा। तो विटामिन ए जरूरी होता है विजन के लिए, ओके, और खास करके कौन से पार्ट के लिए, रेटिना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा विटामिन ए, ओके। और ये इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए भी, राइट। तो इस एज में तो आपको बस उसी चीज की पड़ी होती है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, राइट। तो बस भाई विटामिन ए खा लो, एकदम हेल्दी ग्लोइंग स्किन पा लो, राइट। तो इन दोनों चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इनका इंपॉर्टेंस और अच्छे से समझ पाएंगे तब जब हम लोग को पता चलेगा कि इनके डेफिशिएंसी से होता क्या है, राइट। तो दूसरी चीज हम लोग ये देखेंगे डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है। तो देखो विजन को इंपैक्ट करेगा कैसे, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है भैया, अंधेरा हो जाएगा, दिख नहीं पाएगा आपको थोड़ा थोड़ा, ओके। और दूसरा चीज ऐसा हो जाता है ज़ीरोफ्थेल्मिया करके एक डिजीज हो जाता है, ओके। तो ये क्या होता है, इसका मतलब जो हमारे आईज में, ओके, एकदम सेंटर में, ओके, कॉर्निया करके चीज होती है, आपने तो पढ़ाई होगा, ये एकदम ट्रांसपेरेंट सी होती है, यहां से लाइट पास होती है अंदर, ओके, फिर प्यूपिल से अंदर जाती है, फिर रेटिना पर पड़ती है लाइट। तो ये जो कॉर्निया है ये हार्ड हो जाता है, ओके, अगर विटामिन ए खाओगे नहीं तो, और इस डिजीज को बोलते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं विटामिन सी के इंपॉर्टेंस की तरफ। तो विटामिन सी हमारे गम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो हमें स्कर्वी हो जाएगी, ये होता है ब्लीडिंग गम्स, गम्स में से खून निकलना शुरू हो जाएगा, ओके। चलो अब इंपॉर्टेंट सोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो विटामिन ए जो है इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, बचपन से पढ़ते आओगे, कैरेट गाजर का हलवा खाओ, राइट, फिर दूध पियो, बटर खाओ, राइट, और फिश लिवर ऑयल भी खाओ, इससे भी आपको विटामिन ए अच्छे से मिल जाएगा एकदम, ओके। अब बढ़ते हैं विटामिन सी की तरफ। तो विटामिन सी देखो, सी से सिट्रस फ्रूट्स याद आना चाहिए, ऐसे याद रखो। तो सिट्रस फ्रूट्स खाओ, सिट्रस फ्रूट्स मतलब लेमन ऑरेंज जैसे तो पता ही आपको, ओके। आंवला खाओ, ओके, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाओ, फिर से आ गई ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स पर, ओके। तो ये देखो याद ऐसी चीजें रखनी है, देखो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स अब विटामिन सी के लिए खाना है तो ऐसे क्लिक होना चाहिए, ओके, विटामिन के लिए भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाना चाहिए, राइट। तो फिर और क्लिक करेंगे हम लोग, मतलब और पीछे जाएंगे, वेब बनाएंगे। विटामिन के किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोएगुलेशन के लिए। तो चीजों को कुछ ऐसा वेब बना के याद रखना है, एकदम जबरदस्त याद हो जाएंगी चीजें, ओके। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो
व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, मेंशन देयर 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड्स मतलब हम लोग तो पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, तो न्यूक्लिक एसिड्स भी होते ही है बायोमोलिक्यूल्स, राइट। तो ये होते हैं बायोमोलिक्यूल्स जो बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। ओके, चलो, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बनते हैं किससे? 3 कंपोनेंट से, हमने पढ़ाई है, शुगर, ओके, पेंटोज वाला शुगर, ओके, फिर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। ओके, चलो, तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के भी होते हैं, हमको पता ही है, डीएनए और आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब इंपॉर्टेंट फंक्शन बताने इनके, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है हेरिडिटी भैया। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये काम कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ये। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। ये भी यही काम करते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे भैया? डीएनए के पास होता है मैसेज, ओके, पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए, और यही मैसेज का इस्तेमाल करता है कौन? आरएनए, और इस मैसेज का इस्तेमाल करके आरएनए प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देता है सेल के अंदर। खत्म। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? ओके, तो ये जो टाइड और साइड में ही गड़बड़ हो जाती है बस। तो देखो, न्यूक्लियोटाइड तो हम लोग ने अभी देखा था, न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं। उसमें क्या क्या होता है? शुगर, राइट, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पर दिख रहा है आपको, ये है न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये वाला, ओके, मैं एंटी लिख देता हूं, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर देखो, पेंटोज शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप है। ये ऐसे याद रखना है, देखो 1' पोजीशन पर, ओके, शुगर के बेस तो लगा हुआ है, ओके, और 5' पोजीशन पर, मतलब पेंटो शुगर के 5' पोजीशन, मतलब 5' कार्बन पर ये लगा हुआ है, मस्त एकदम पिंक में दिख रहा है आपको, फॉस्फेट ग्रुप। अब बस इतना ही याद रखना है, ये जो एकदम सुंदर सा फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा है यहां पर न्यूक्लियोटाइड में, ये हो जाएगा अगर गायब यहां पर देखो, तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। बस, आपको तो न्यूक्लियोटाइड याद है, अब न्यूक्लियोसाइड भी याद हो गए, राइट। तो इसमें होता क्या है? देखो, 1' कार्बन पर सिर्फ बेस होता है, 5' कार्बन पर नॉर्मली जो भी CH2OH है वही रहेगा, पेंटोज शुगर का फॉस्फेट ग्रुप गायब होता है। चलो, द 2 strands in DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंटरी, एक्सप्लेन। ओके, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। देखो, क्यों नहीं आइडेंटिकल होते? क्योंकि देखो, ये जो 2 strands है डीएनए की, ओके, ये ऐसे जुड़े हुए बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये होती है किनके बीच? तो बेसिस के बीच होती है, नाइट्रोजन बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और ये ऐसी कोई भी बेस किसी के बेस मतलब कोई भी बेस दूसरे बेस के साथ ऐसे उठ के बॉन्ड नहीं बना देता, राइट। स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस के बीच में ही होती है ये बॉन्डिंग, राइट। चलो, तो मतलब इसका मतलब ये जो एडेनाइन है ये थाइमिन के साथ ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, 2, और साइटोसिन जो है ये ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। ओके, तो इसी के वजह से ये जो स्ट्रैंड्स है ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते। आइडेंटिकल होंगे तो फिर मतलब आइडेंटिकल हो क्यों नहीं सकते? क्योंकि देखो, अगर एडेनाइन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ओके, तो ही आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स बन सकते हैं, राइट। पर यहां पर तो ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर तो एडेनाइन थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है, राइट, वो भी डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके वजह से ये आइडेंटिकल नहीं है। अब कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब क्या? मतलब इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इसको समझेंगे कैसे? देखो, इसका मतलब अगर 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए में, तो अगर एक स्ट्रैंड पर हमें अगर पता है कि सीक्वेंस क्या है, ओके, बेसिस का, समझो यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, फिर से साइटोसिन है, फिर से थाइमिन है, ऐसे, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसके जो बगल वाला ही जो स्ट्रैंड है, ओके, इस स्ट्रैंड पर क्या सीक्वेंस होगा नाइट्रोजनस बेसिस का, क्योंकि हमें पता ही एडेनिन थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा, राइट, थाइमिन एडेनिन के साथ ही जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ। तो इसीलिए हम लोग ऐसा हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बता सकते हैं कि आगे वाला स्ट्रैंड जो होगा उसके ऊपर सीक्वेंस कैसा होगा। तो इसीलिए हम लोग इन 2 स्ट्रैंड्स को कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। ओके, तो अब क्लियर हो गई रहेगी दिमाग में एकदम बात। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। चलो तो देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ओके, तो सबसे पहला
हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। सबसे पहला स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, ये देखो इनके बीच में जो पेंटोज शुगर है, ओके, दोनों भी न्यूक्लिक एसिड्स ही है, राइट। ये है आरएनए, ये है डीएनए, ओके, मतलब ये आरएनए का पेंटोज शुगर है, ये है डीएनए का पेंटोज शुगर, ओके। तो फर्क इतना ही इन दोनों के बीच में, देखो ये बीटा डी राइबोज है आरएनए का पेंटोज शुगर, और डीएनए का पेंटोज शुगर है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। तो आपको पता चल ही रहेगा, देखो 2 डीऑक्सी, इतना ही फर्क है इन दो पेंटोज शुगर में। मतलब जो सेकंड कार्बन है बीटा डी राइबोज का, ओके, इसके ऊपर जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप में से यहां पर O निकाल देंगे हम लोग सेकंड कार्बन का, तो बन जाएगा बीटा डी 2 डीऑक्सी। देखो दो कार्बन पर ऑक्सीजन को निकाल दिया, डीऑक्सी, खत्म। तो ऐसा शुगर बन जाता है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, और ये होता है डीएनए में। ये है पहला डिफरेंस, ओके, ये डीएनए में होते हैं और ये बीटा डी राइबोज पेंटोज शुगर होता है आरएनए में, ओके। दूसरा डिफरेंस हम लोग को तो पता ही है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स में एग्जिस्ट करता है, राइट, एकदम मस्त एकदम। तो डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, राइट, डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। और आरएनए जो है हमारा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स में बेचारा अकेला ही है, ओके, ऐसे समझ लो। ओके, चलो अब ये पेंटो शुगर की बात हो गई, इनके स्ट्रक्चर में स्ट्रैंड्स की बात होगी। अब बात करते हैं इनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं इनकी, ओके। डीएनए में होते ही नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ओके। पर आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होते ही है, पर थाइमिन नहीं होता। थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है नाइट्रोजनस बेस, ओके। तो ये है इनके बीच का तीसरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ओके। फंक्शनल डिफरेंस की बात करेंगे तो देखो जो डीएनए है इसके पास मैसेज है, राइट। कौन सा मैसेज? मैसेज फॉर सिंथेसाइजिंग पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का मैसेज, ओके। और आरएनए क्या करता है? आरएनए इसी मैसेज को यूज करता है, ओके, यूज करता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स जो है ये सेल में प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं, ओके। तो ये है इनके बीच का फंक्शनल डिफरेंस। चलो अब आ गए इस चैप्टर के लास्ट सवाल पर। टेंटडैन, सो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल, ओके। तो काफी बेसिक सा सवाल है, आपने पढ़ा भी होगा 10th स्टैंडर्ड तक ही, 12th स्टैंडर्ड में भी अभी आते ही, ओके। कौन से होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए? एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए, राइट। एम से होता है मैसेंजर, ओके, आपने तो चैट वाला यूज किया ही होगा, ओके, एप्स तो आप यूज करते ही होंगे। राइबोसोमल होता है आर से, ओके, और ट्रांसफर आरएनए होता है टी से, ओके। तो ये सारे के आगे आरएनए लगा दो, खत्म। चलो तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब भी हम लोग ने देख लिए, राइट। तो आशा करता हूं कि आपको सारे सवालों के जवाब एकदम अच्छे से समझ में भी आए होंगे, एकदम दिमाग में एकदम फिक्स, एकदम चिपक गए होंगे, राइट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।